बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक विद फायजा बुखारी में खुशामदीद। नाज़रीन, अपोजिशन जमातें जो हैं वो फिर दोबारा से इत्तेहाद करने जा रही हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे, और ये कहा जा रहा है कि बजट के मामले में हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे। आइंदा आने वाले दिनों में हमने ये देखना है कि पीडीएम का इत्तेहाद कितनी देर तक बरकरार रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि हम शामिल नहीं होना चाहते। शाहिद हकान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शामिल किया गया तो मेरी तरफ से मेरा इस्तीफा तैयार है। शहबाज शरीफ साहब ने जो एक इशारा देकर एक नाकाम कोशिश की है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बुलाने की कोशिश की है, ये कोशिश किस हद तक कामयाब रहेगी और मरियम नवाज का जो ग्रुप है वो बाजी ले जाएगा या शहबाज शरीफ साहब कामयाब रहेंगे। इसी के साथ साथ सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि बजट जो है वो किस तरह से पेश किया जाएगा। इस वक्त अगर इकोनॉमी के लिहाज से बात की जाती है तो हमारे मईशतदान जो है वो क्या कहते हैं कि आइंदा आने वाले दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए कितने सूटेबल रहेंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब का ये कहना है कि पीडीएम के मुर्दा घोड़े में कभी जान नहीं पड़ सकती क्योंकि इनके अंदर इत्तेहाद तो हो ही नहीं सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कहना है कि धोखे का नाम यूटर्न रख लिया। इमरान खान साहब ने जब उनका दिल चाहता है वो यूटर्न ले लेते हैं और ये कहते हैं कि मैंने यूटर्न लिया है, ये सियासी तौर के ऊपर काफी जरूरी था। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में मेरा मौजूद पैनल में मुझे जो ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर एनालिस्ट हैं सजाद अनवर साहब। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे माहिर कानूनदान हैं, सीनियर तजियाकार हैं अहमद रजा कसूरी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब हमें ज्वाइन करेंगे और माहिर मईशतदान हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर कैस असलम साहब। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर कानूनदान और सीनियर माहिरदान अहमद रजा कसूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कसूरी साहब, हम देखते हैं कि पीडीएम फिर दोबारा से इत्तेहाद कायम करने जा रही है और ये कहा जा रहा है कि बजट के मामले में हम एक जगह इत्तेहाद कायम करके हुकूमत को टफ टाइम देंगे। आप किस तरह से देखते हैं कि ये इत्तेहाद कितनी देर तक कायम रहेगा, जबकि साबिक वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी साहब का ये कहना है कि अगर पीडीएम में शामिल कर लिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो मैं इस्तीफा दूंगा। देखें, अपना खाकान जो है वो सेक्रेटरी जनरल हैं पीडीएम के, और उनका ये बयान कि अगर पीपल्स पार्टी को बुलाया गया, मदऊ किया गया पीडीएम की मीटिंग में, तो उस सूरत में वो इस्तीफा दे देंगे। इससे वेरी सीरियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी। तो इससे साबित यही होता है कि इनकी जो है दाल जो है वो जूतियों में बट रही है। दे हैव नो कॉमन एजेंडा, ना कोई उनका कॉमन विजन है। ओनली उनका जो एजेंडा है कि भाई इत्तेहाद करके झूठा सच्चा अगर कोई ब्लैकमेल करके या प्रेशराइज करके गवर्नमेंट से कोई जो उनके मुकदमात वगैरह हैं उनमें कोई उनको कोई कंसेशन वगैरह मिल जाए, कोई एनआरओ वगैरह मिल जाए, तो वो उसकी वो जो है उस पर उनकी आंख लगी हुई है। बाकी कोई कभी आपने देखा कि उन्होंने कोई पाकिस्तान के अवाम के बारे में कि ये पाकिस्तान इज टुडे इज ए जॉबलेस सोसाइटी, महंगाई जो है आसमान को छू रही है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका हुआ है। आलम आज ये है कि एक बाप जो है वो बच्चों को कहता है मैं तुम्हें शॉपिंग करा दूं ईद की, और उनको नहर में फेंक देता है। ये बहुत बड़ा धब्बा है। ऐसी यहाँ ये मामलात जो है ये सिंगल हैंडेडली किसी के बस की बात नहीं। यहाँ जो कौमें होती हैं, आजाद कौमें, वो दे जॉइन देयर हैंड, दे जॉइन देयर हेड्स, और वो अपना उसमें वे आउट ढूंढती हैं कि हाउ टू गिव प्रोटेक्शन टू द पीपल जिनका एतमाद है, जिनका वोट लेके वो आगे आए। सुरेश साहब, मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि खिदमत करनी है, लेकिन खिदमत का तो जज्बा ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ ये है कि भाई कोई इलेक्शन हो जाए, कोई फिर हमारी कोई बारी आ जाए, फिर सही। लेकिन कसूरी साहब, इस वक्त करंट सिचुएशन अगर गवर्नमेंट के हवाले से भी देखते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से भी तो आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। So therefore, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो पीडीएम है इसके अंदर कोई बाइट है, इसके अंदर कोई अपनी स्ट्रेंथ है। ये एक कॉन्ग्रेगेशन है, अपना कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा, धान मती ने कुनबा जोड़ा, ये इस किस्म का ये बात है।
और इस किस्म के इत्तेहाद जो होते सही। हैं। अच्छा कसूरी साहब, आपने बड़ी बड़ी छोटी-छोटी खूबसूरती से बातें मुझे होती बता हैं। दिया कि पीडीएम के हवाले से आपने जिस तरह से बात की, लेकिन कसूरी साहब आप माशाल्लाह से एक अच्छा खासा अपना एक तजिया रखते हैं, आप एक ज़हनी बसीरत रखते हैं। सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि इस वक्त करंट सिचुएशन में अवाम जो है वो गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखे कि क्या उनके लिए कोई फ्रेंडली बजट आएगा? क्या पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट जो है इस किस्म की टफ सिचुएशन से लोगों को निकालने में कामयाब रहेगी? और जैसे आपने कह दिया कि पीडीएम का तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट क्या रिलीफ दे सकती है लोगों को? गवर्नमेंट का इक्वली फेलियर है क्योंकि राधेंद्र साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने बात की कि जी पीडीएम के इत्तेहाद के हवाले से, आप बताइए कि आप इन जमातों के इत्तेहाद को किस तरह से देखते हैं? ये वही पीडीएम है जो पहले मुत्तहिद होकर हुकूमत गिराने की बात कर रही थी, फिर लॉन्ग मार्च की तरफ जा रही थी, लॉन्ग मार्च नजर नहीं आया, इस्तीफे होते हुए नजर नहीं आए, एक इशारा दिया जाता है मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, जिसमें बहुत सारी पार्टियों के लोग जो हैं वो शिरकत करते हैं, गफूर हैदरी शामिल हैं, यूसुफ सदर गिलानी साहब शामिल हैं, राजा परवेज अशरफ भी शामिल हैं। इस इत्तेहाद को आप किस तरह से देखते हैं? और जबकि दूसरी ही जगह से एक पार्टी की ही बंदे ने, शायद हकान अब्बासी साहब ने कह दी कि अगर पीपल्स पार्टी शामिल होगी तो मैं इस्तीफा दूंगा। असल में ये जो पीडीएम है ये विक्टिम ही हुआ मुस्लिम लीग नून का जो अपना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से। आपको याद होगा जब पीडीएम ने जलसे शुरू किए और एक कैंपेन लॉन्च की पूरे मुल्क में, तो उसकी एक वेव तो क्रिएट हुई थी जी। और पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि ज़बरदस्ती धरना दे के या जुलूस निकाल के इस हुकूमत को निकालने की बजाय ना पार्लियामेंट में इसको टफ टाइम दिया जाए और जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं वो जीते जाएं और गवर्नमेंट पे एक प्रेशर रखा जाए। पीपल्स पार्टी शुरू से इस्तीफ़ों के आइडिया के ख़िलाफ़ थी जी। लेकिन मुस्लिम लीग नून बहुत जल्दी में थी और फजलुर रहमान ने अपना सारा वज़न मुस्लिम लीग नून की तरफ डाल दिया और वो डेडलॉक हो गया और पीडीएम बिखर गई। अभी भी अगर देखें तो शहबाज शरीफ जो एक एफ़र्ट कर रहा है, उसने चेयरमैन बिलावल भुट्टो को बुलाया अपने डिनर पे, वो खुद नहीं आए, उन्होंने 3 लोगों को भेज दिया अपने हाई लेवल एक डेलीगेशन। तो उसकी कोशिश को, शहबाज शरीफ की कोशिश को मुस्लिम लीग नून ही सबोटाइज कर रही है अभी भी। जो शहबाज शरीफ ने तो उनको इनवाइट किया कि पीडीएम में वापस आ जाएं, लेकिन वो जो नायब सदर हैं पार्टी के जो शहबाज शरीफ के साथ हैं, वो चूंकि मरियम नवाज ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं तो उन्होंने साफ कह दिया जी कि मैं तो अवेलेबल नहीं हूँगा एज ए सेक्रेटरी पीडीएम, फिर कोई और रख लें आप ना। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ को पहले तो अपनी लीडरशिप असर्ट करने के लिए मुस्लिम लीग नून के अंदर अपना घर जो है वो साफ सीधा करने की ज़रूरत है। और दूसरा दुरुस्त बात है आपकी कि पीडीएम अब उस ताकत के साथ दोबारा नहीं आ सकती जिस तरह से पहले उसका एक बन गया था, एक उसका ना प्लेटफॉर्म जी। तो वो गलतियां आम तौर पे अगर देखा जाए तो आप देखें ना, इस्तीफ़ों के ऊपर ज़िद करने वाले फजलुर रहमान हों या मुस्लिम लीग नून हो, जब पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमने इस्तीफे नहीं देने तो ये भी पीछे होकर बैठ गए। तो इसका मतलब है कि ये पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ्स को भी यूज़ करना चाह रहे थे और पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी कि अपनी सिंध गवर्नमेंट को और बाकी चीज़ों को निशाने पे ले। अब फिर इसी तरह जो अभी भी जो एफर्ट हो रही है पीपल्स पार्टी ने उसमें ना नहीं की, अपने 3 लोग भेजे। अब सियासी तौर पे मुस्लिम लीग नून, मेरा ख्याल है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की एंट्री जो है ना उससे खाइफ है और उस वजह से वो किसी भी फोरम को अब शेयर नहीं करना चाहती पीपल्स पार्टी के आपने कहा ये खाइफ है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, जो कि पंजाब के अंदर बहुत हमें कम नजर आना शुरू हुई थी, कि जहाँ पे हम देखते थे कि नुमाइंदगी होती हुई नजर नहीं आती थी, वर्कर्स नहीं थे, जियाले नहीं निकल पा रहे थे, क्या ये बातें दुरुस्त हैं कि पीडीएम के इस सारे सीन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो खासे फ़ायदे में रही है फिर दोबारा से पॉलिटिकली अपने आप को एक्टिव करने के लिए पंजाब में? देखिए, मैं समझता हूँ कि पंजाब को पीपल्स पार्टी ने निगलेक्ट किया है। बीबी के बाद उस तरह से पीपल्स पार्टी ने तवज्जो नहीं दी पंजाब को। अगर आज भी बीबी की तरह की सियासत चेयरमैन बिलावल शुरू करते हैं पंजाब में, मैं ये तो नहीं कहता कि 1 महीने में या 1 साल में चीज़ें रिवाइव हो जाएंगी, लेकिन उस रुख पे आ जाएगा कि पंजाब के लोगों को ये अपनी बात
बताना शुरू करें और पंजाब के लोग जब एंगेज होंगे तो अल्टीमेट पीपल्स पार्टी को गेन होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो 2018 का इलेक्शन था, इसमें भी कम से कम 12 से 15 सीटें ऐसी थी कि उन पे या तो पीपल्स पार्टी के जो जीतने वाले कैंडिडेट थे उनको आखिरी वक्त पे पीटीआई में शामिल करवाया गया बाज़ कुव्वतों की तरफ से, और फिर आपने ये भी देखा कि जो जीतने वाले थे जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, जैसे यहाँ पे जंग से मखदूम फैसल साले हयात हैं, बहुत सारे लोग वो 500-500 के मार्जिन से हराए गए थे। 2018 में भी इनकी कोई 15-20 सीटें निकलती थी जो कि नहीं निकलने दी गई। अभी भी अगर इनको फेयर प्ले मिलेगा पीपल्स पार्टी को तो ये 30-35 का स्कोर कर सकते हैं। 150 सीट है पंजाब में, अगर 30-35 वो इधर से करते हैं, 50 सिंध से करते हैं, तो वो मुस्लिम लीग नून की मौजूदा पोजीशन पे आ सकते हैं। मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून जो है वो समझती है कि पीटीआई से उनको अब ख़तरा नहीं है, आने वाले वक्त में सिर्फ पीपल्स पार्टी से ख़तरा है, इसलिए वो हर स्टेप पे पीपल्स पार्टी को एक तरह से पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ की एफर्ट तभी कामयाब हो सकती है अगर मरियम नवाज़ का ग्रुप भी शहबाज शरीफ का साथ दे। अच्छा सिद्धार्थ साहब, इससे पहले कि मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ूं, चौधरी निसार साहब के हवाले से भी बात करनी है, लेकिन अभी आपने खुद कह दिया कि दो ग्रुप जो हैं, एक तरफ से मरियम नवाज साहब हैं कि जिनकी सियासत जो है वो जज्बात से रिलेटेड है, कि वो जज्बात में कभी भी कोई भी फैसला कर सकती हैं, ये मुबस्सिरीन का भी कहना है, बहुत सारे लोगों का उनके बारे में पोलिटिकली एनालिसिस है। और ये भी कहा जाता है कि इस वक्त करंट सिचुएशन में जहाँ पर जिस हसारे में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जा चुके हैं, उसमें कुछ क्रेडिट जो है उनकी साहबजादी भी अपने पास रखती है। अब सूरत हाल क्या रहेगी अगर पीडीएम ने एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद होना है, एक तरफ पे मरियम नवाज साहिबा का ग्रुप है, एक तरफ पे शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है, तो फिर पीडीएम तो कहीं किसी मानों में कामयाब होते हुए नजर ही नहीं आ रही है। और फिर ये बार बार हाँ दफ़ा जो इस बात को रिपीट कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो क्या कहेंगे? दुरुस्त बात है। मैं इसका सॉरी इस में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पीडीएम फिर दोबारा से इत्तेहाद कायम करने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दावत दी गई है, इशाइये पे बुलाया गया है, इस दावत को आप किस तरह से देखते हैं? सेकेंडली, शाहिद हकान अब्बासी साहब का ये कहना है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा बनेगी तो फिर मैं अपनी तरफ से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें शहबाज शरीफ साहब की लीडर ऑफ द पोजीशन है, उन्होंने दावत दी थी, ये पीडीएम की मीटिंग थी जी, ये एक डिनर का प्रोग्राम था, कोई पीडीएम की ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी जी। तो हमारे जो पार्टी का डेलीगेशन है वो उनकी दावत से जो है पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो है वो गया था शहबाज शरीफ साहब की दावत पे खाना। जहाँ तक हकान अब्बासी साहब का ताल्लुक है, जिन्होंने बात की है, तो प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी ने तो कभी ख्वाहिश जाहिर नहीं की। क्या आपने कभी पीपल्स पार्टी का बयान सुना है कि हम पीडीएम में जाना चाहते हैं? बार बार हमें उधर से बात की जा रही है कि हम पीडीएम का हिस्सा बने, पीडीएम का हिस्सा बने। इसका मतलब है कि हमारे जो बयानिया था, हमारे जो बात थी वो दुरुस्त थी, कि हमें जो शो काज या एक्सप्लेनेशन मांगे था वो गलत था। और अब क्योंकि अगर हम वापस आते हैं, जो कि हमारी कोई ख्वाहिश नहीं वापस आने की, तो इस पे हकान भाई साहब कह रहे हैं तो मेरी जो बात थी वो गलत साबित होगी, जो उन्होंने नोटिस दिया था वो गलत होगी। तो कुंडी साहब, अगर आप क्या समझते हैं, कोई ख्वाहिश नहीं है पीडीएम में वापस जाने की, जब तक हमारे रिजर्वेशन दूर नहीं होते उस वक्त तक पीपल्स पार्टी पीडीएम में नहीं जाएगी जी। अच्छा कुंडी साहब, आपने कहा कि हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है वापस जाने की, लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलखुसूस जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, जिस तरह से वो अपनी वसीयत रखते हैं सियासत के मामले में, आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के लिए आपके पास पॉलिटिकल स्टंट क्या मौजूद है? करंट अब जो बजट पेश होने जा रहा है, इस बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अवाम जो है इस वक्त टोटली फ्रस्ट्रेट हो चुकी हुई है, लोग तंग हो चुके हुए हैं, इस करंट सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। देखें, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अपोजिशन की बाकी जमातें भी पार्लियामेंट में मौजूद हैं जो कि पीडीएम का हिस्सा नहीं है। हम आज भी देखें, हम तो अपोजिशन के साथ चलने को तैयार, अपोजिशन का कोई हो बजट के खिलाफ हो। पिछले साल भी हमने ये ख्वाहिश जाहिर की, अपोजिशन से तकसीम हुई। हम तो आज भी कहते हैं हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए। आप देखें कि पीपल्स पार्टी जिस तरीके से टफ टाइम हुकूमत को दे रही, शायद कोई भी अपोजिशन जमात नहीं दे रही। तो उसमें जरूरी नहीं है कि पीडीएम ही दे सकती है, उसमें बहुत सी जमातें हैं। आपने पीडीएम की बात की, कल तो इंडिपेंडेंट एमएनएस जो कि पार्लियामेंट में मौजूद हैं, अपोजिशन में बैठे हैं, वो भी मौजूद थे, वो भी खाने का हिस्सा थे। तो वो अगर ख्वाहिश है, हमारी सबसे पहले ख्वाहिश है अपोजिशन जमातों को हम इकट्ठा करें और बजट पास ना होने दें। लेकिन ये चीज जो है वो इसमें नहीं है कि आप कह रहे हैं जी बिल्कुल प्रेसिडेंट जरदारी साहब की जो पॉलिटिक्स है वो सबको पता है, लेकिन उसका ये बात नहीं है कि अगर वो मोहम्मद साहब को फोन करें तो हम पीडीएम में जा रहे हैं। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है।
हमेशा बयानात पीडीएम के सरबराह की तरफ, जुमा की तरफ से आते हैं या नून की तरफ से आते हैं, हमारी तरफ से नहीं आते हैं। तो लिहाजा जो है ये चीजें जो है पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश नहीं है, ये उनकी ख्वाहिश है कि हम लोग वापस आए, लेकिन जब तक हमारी रिजर्वेशन दूर नहीं होते हम वापस नहीं जाएंगे। सही। कुंडी साहब, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि माशाल्लाह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सूबे की नुमाइंदगी अपने पास रखती है, ठीक है, और आपका एक अच्छा खासा होल्ड है हुकूमत में, खास आपकी बुनियादी अहमियत है जिसकी वजह से पीडीएम बारहा दफा चाहती है कि पीपल्स पार्टी वापस पीडीएम का हिस्सा बने। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा भी नहीं बनती है तो पीपल्स पार्टी का अगला लाहे अमल क्या होगा? अवाम के लिए आप क्या सोच के रखते हैं अपने पास, कैसे रिलीफ दिया जाएगा? और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है इस हवाले से उनकी क्या हिकमत अमली है? देखिए, हमारी ये ख्वाहिश है कि ये हुकूमत जो इस वक्त जो है, जिन्होंने महंगाई और बेरोजगारी का जो है वो इंतहा को छू गई है, करप्शन जो है सबसे ज्यादा इस हुकूमत में हो रही है। अभी भी आप कोविड में देखें 12 अरब का टाका जो है इस हुकूमत इस गरीब कौम को लगाया उन्होंने। तो ये चीजें सबके सामने, हम तो चाहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ एक इत्तेहाद हो, पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर जो है हमने पीपल्स पार्टी ने खुद पहले भी डिक्टेटरों का मुकाबला किया और हम खुद उस पोजीशन में है कि हम अपनी एक जो है वो तहरीक चला सकते हैं। पार्लियामेंट के अंदर हम तमाम अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लेंगे तो और तहरीक चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। हम तो आज भी पीएमएल के दोस्तों को कहते हैं आए पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक लेके आए, क्यों नहीं लेके आते आप जी? वहाँ पर जो है लोग तंग वो तो लॉन्ग मार्च की बात करते हैं कि लॉन्ग मार्च किया जाए, इस्लामाबाद का रुख किया जाए। हम तो लॉन्ग मार्च पहले भी कहते थे लॉन्ग मार्च हो, लेकिन मौलाना साहब और पीएमएल कहते हैं नहीं, इस्तीफे दे पार्लियामेंट से। अगर ये हुकूमत अदम एतमाद के जरिए जा सकती है तो आप इस्तीफे क्यों देना चाहते हैं? अदम एतमाद की तहरीक क्यों? लेकिन मरियम नवाज साहब कहते हैं नहीं, इमरान खान साहब 5 साल पूरे करें, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं 5 साल पूरे न करें। ये इनकी इंटरनल मसाइल है, पहले अपने इंटरनल मसाइल पीएमएल दूर कर ले, उसके बाद फिर बाकी पार्टियों से बात। बहुत खूबसूरत जिस तरह से आपने बयान किया कि पहले पीडीएम अपने अंदरूनी मसाइल को हल कर ले और उसके बाद फिर दोबारा से अपना राजेंद्र साहब, बड़ी खूबसूरती से फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि पहली प्रॉब्लम तो यही बन जाती है जो मैं आपसे सवाल पूछ रही थी कि यहाँ पर पार्टी जो है वो ऑलरेडी खुद 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। एक तरफ पे शहबाज शरीफ साहब जो है वो कहते हैं मुफाहमत की तरह एक अच्छे तरीके से सियासी जो है वो ट्रायल किया जाए, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ये चाहती हैं कि तोड़ फोड़ की जाए और जो चीज़ें बच गई हैं वो भी हाथ से चली जाएं। तो क्या पीडीएम का फ्यूचर फिर क्या रहेगा? असल में जो बहुत बड़ी एक जौहरी फ़र्क है ना, बहुत बड़ा एक मुस्लिम लीग नून का, मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़, उनकी ये अप्रोच है कि जिस निज़ाम में वो नहीं है तो उसको या तो गिरा देना चाहिए या उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए जी। उनके लिए डेमोक्रेसी सिर्फ वही है कि जिसमें वो खुद पावर में आए, जबकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि मुखालिफ फ्रीक को भी आप उतना ही डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के मुताबिक स्पेस दें जितनी आप अपने लिए चाहते हैं जी। कल को कोई और भी पार्टी आ सकती है, जैसे एक दफ़ा आसफ अली जरदारी साहब ने कहा था, किसी ने कहा कि इमरान खान की गवर्नमेंट बन रही है और वो 5 साल में आपको, तो उसने कहा कि वो हमें क्या तंग करेगा, वो 5 साल के लिए आए ताकि लोगों को पता चले कि उन्होंने क्या डिलीवर करना है। तो पीपल्स पार्टी कंपैरेटिवली मुस्लिम लीग नून की निस्बत थोड़ा डेमोक्रेटिक है, वो दूसरी पार्टियों को, अपोजिशन जमातों को, मुखालिफ पार्टियों को कम अज़ कम ख़त्म नहीं करना चाहती, जबकि मुस्लिम लीग नून का मामला ये है कि वो अपने आप में ना बहुत इनकलाबी जमात बनते हैं कि अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। आपको याद होगा कि लेकिन ये प्रैक्टिकल मरियम नवाज साहिबा करके देख चुकी है और नाकाम भी हो चुकी हैं। नहीं, वो कामयाब भी कई दफ़ा हुए हैं। आपको याद होगा उन्होंने पीपल्स पार्टी को 5 साल चलने नहीं दिया था इफ्तिखार चौधरी के साथ डील करके, रोज़ सुबह शाम जियो जंग और बाकी लोगों को साथ में ला के उन्होंने बहुत बड़ी, वो असल में हमेशा ये करते हैं कि जब किसी मुखालिफ का टाइम हो तो उसको स्पॉइल किया जाए और फिर ये एक नतीजा निकाला जाए कि वी आर द बेस्ट। और वो ठीक है, वो पॉलिटिकल एक कंपटीशन सबको होता है, लेकिन आप तस्लीम करके चलें। पीपल्स पार्टी, आपको याद होगा बेनज़ीर साहबा के साथ 16 एमएनए थे और बहुत सख्त मुखालफत थी नवाज शरीफ के साथ जी। जो 96 में असेंबली बनी थी, लेकिन जब ये 8वीं तरमीम के ख़ात्मे का बिल लेकर आए नवाज शरीफ, तो उन्होंने 1 मिनट में इनका साथ दिया और इनके साथ खड़ी हो गई क्योंकि वो डेमोक्रेसी के लिए था। फिर आपको पता चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, फिर आपको पता है कि ये काला कोट पहन के चले गए सुप्रीम कोर्ट में। तो बेसिकली एक बिट्रेल इनकी तरफ से ज़्यादा, ये नहीं बात कि पीपल्स पार्टी ने गलतियां नहीं की हैं, लेकिन इनकी निस्बत बहुत कम गलतियां की हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको वक्त मिले, आपका
मैंडेट तस्लीम किया जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों के मैंडेट की भी रिस्पेक्ट करें। अच्छा, अब मैंडेट की बात करते हैं। अब एक तरफ पे टफ सिचुएशन ये बन चुकी हुई है कि जो खुद हुकूमत की जमात है उसमें भी इस वक्त 2 जॉइंट डिवीजन्स हो चुकी हुई हैं, वो खुद इस वक्त लड़ाई और इंतशार का शिकार हैं। जहांगीर तरीन साहब जो है अपना ग्रुप रखते हैं अपने साथ, ये इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका हुआ है। आप क्या समझते हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है, क्या वो गवर्नमेंट के साथ अगर नहीं होता तो इमरान खान साहब के लिए कितनी प्रॉब्लम है? खान साहब तो ये कह रहे हैं कि जी ट्रायल होगा और जो सबूत हैं या जो भी इस वक्त हकायक मौजूद हैं उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। आप किस तरह से देखते हैं? असल में मैं इसको, ये जो तरीन ग्रुप है ना, उसको एक और एंगल से देखता हूँ जी। जहांगीर तरीन वो आदमी है जिसने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाने में बहुत मरकज़ी और कलीदी किरदार अदा किया था जी। जहांगीर तरीन वो आदमी है जिसने मीनार पाकिस्तान के जलसे के बाद से जो पॉपुलर पीटीआई है उसमें बहुत सारे अपने वसाइल और बहुत सारी अपनी एनर्जीज और अपना बहुत ज़बरदस्त किस्म का उसका इनपुट था, और जिसको इमरान खान भी अपने इंटरव्यूज़ में एक्सेप्ट करते हैं। जहांगीर तरीन उस दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको नाअहल किया, तब से वो सोचता है कि कहीं ना कहीं उसकी बलि दी गई है। लेकिन जब ये गवर्नमेंट बनी, उसको 1-2 टास्क फोर्स का सरबराह बनाया गया, काफ़ी उसकी बात इमरान खान सुनता था, लेकिन धीरे धीरे उसको ले ऑफ कर दिया गया, साइड पे कर दिया गया। उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो धड़े पार्लियामेंट के अंदर हैं, जैसे चौधरीज़ हैं, उन्होंने अपने सारे केस साफ़ करवा लिए सिर्फ इसलिए कि उनके पास कुछ एमपीएस थे और इमरान खान को वो डिस्टेबलाइज कर सकते थे, लिहाजा उनको एक राहत दे दी गई। उन्होंने ये भी देखा कि चीनी स्कैंडल में खुसरो बख्तियार है वो और उसकी फैमिली को टच नहीं किया गया, बिकॉज उनके लोग जो हैं, वज़ीर ख़जाना है उसका भाई यहाँ पे पंजाब में और वो ख़ुद वहाँ पे मरकज़ी वफाकी वज़ीर है। तो जहांगीर तरीन को मजबूर किया गया है इनकी तरफ से कि वो अपना कोई पार्लिमानी धड़ा बनाएं, तभी उनको कोई रास्ता आसानी मिलेगी। तो अल्टीमेट उसने जिन जिन लोगों को पीटीआई में शामिल करवाया था, जिनको खुद उसने फाइनेंस भी किया होगा, कुछ लोगों को अपने जहाज़ में लेकर आया, कुछ वादे वईद किए, उन सबको उसने असेंबल कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अब इकट्ठा कर लिया तो इनको ये जो बज़ाहिर कहते हैं कि हम किसी को एनआरओ नहीं देंगे, एनआरओ तो कई लोगों को दे चुके हैं, तो अल्टीमेट जहांगीर तरीन ने भी उसी पैटर्न से एनआरओ इनसे ले लिया है और इसलिए वो अभी कहते हैं कि हम इनके खिलाफ नहीं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो ताकत का एक नशा होता है, जहांगीर तरीन को ये अंदाजा हो गया कि उसका ब्लॉक काफ़ी बड़ा है और उसका स्कोप है, उसको बड़ा यूज़ करेंगे, तो उसको आइंदा भी वो मुख्तलिफ मराहल पे यूज़ करते रहेंगे और इनको ब्लैकमेल करते रहेंगे। और इमरान खान डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि जिस बंदे के पास ब्लैकमेलिंग पावर नहीं होती उसको तो वो कुचल के रख देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर असलम साहब, माहिर मईशत, हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर कैसा, मुझे ये बताइए कि बजट जो पेश होने जा रहा है वो कितना फ्रेंडली बजट होगा? इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही यही बन चुका है, क्योंकि इमरान खान साहब ने बात की थी एहतसाब करूंगा, लूटी हुई दौलत को मुल्क वापस लेकर आऊंगा और जो कैफरे किरदार तक जिन मुजरिमों को पहुंचाना है उन्हें पहुंचा कर रहूंगा। मुजरिम भाग के बाहर चले गए, लूटी हुई दौलत अभी तक वापस नहीं आई, मुल्क को खसारे से नहीं निकाला गया। आप क्या समझते हैं कि ऊपर से कोविड की जो सिचुएशन रही है, तो इस वक्त हमारा बजट कैसा रहेगा? देखें, बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के वो जो थ्रेट्स हैं वो पूरे होंगे, क्योंकि वो जो प्रोसेस है लीगल वो तो बहुत लंबा है। और आपकी बात सही है कि नवाज शरीफ साहब को एक बार भेज दिया इन सच फोर्स। ये जो नए आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन, वो ये चाहते हैं कि बिजली के बिल ना बढ़ें, IMF चाहता है कि बिजली के बिल बढ़ें, और ये चाहते हैं कि 4 साल के लिए आपके जो सर्कुलर डेट हैं वो डेफर कर दिए जाएं। IMF चाहता है कि वो पे कर दिए जाएं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि इलेक्शन ईयर आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा ये ख्याल है कि जो उनका एक वादा है शौकत तरीन का कि वो टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, उसकी वो कोशिश करेंगे और शायद वो अदरवाइज टैक्स को और ना बढ़ाएं। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको 17% से 10% पे ले आएं, तो फिर होगा इनका काम। डॉक्टर साहब, ऑलरेडी टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। आप देखें बिजली पे टैक्स जो है वो भी ज्यादा हो चुके हुए हैं, हर चीज पे टैक्स ज्यादा हो चुका हुआ है। अब अगर आप क्या समझते हैं, अब अगर टैक्स की मद में इजाफा होता है
तो पाकिस्तान की इकॉनमी को आप किस तरफ स्टैंड करते हुए देखते हैं? हमारे पैसे की, हमारे रुपए की कदर कीमत में आप कितनी कमी और कितना इजाफा देख रहे हैं डॉलर की? देखें, बात ये है कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं जी, वो आपके वादों पे तो नहीं आएंगे। वो तो आप जब तक उनको मरातें देते रहेंगे, जिस तरह आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दे दी जहां ब्लैक मनी पार्क होना शुरू हो गया, या आपने टेक्सटाइल को दे दी जो आप इम्पोर्टेड वो जो है कॉटन से आप बढ़ा रहे हैं, मगर वो वैल्यू एडिशन उस लेवल पे, हालांकि गवर्नमेंट कह रही है 3.9% ग्रोथ हो गई, मगर वो उसके अंदर इन्फ्लेशनरी रेट्स भी हैं। बट द पॉइंट इज के जो जब तक आप ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को नीचे नहीं लाएंगे, जो एसएमईज हैं उनको एक्सपोर्टेबल नहीं बनाएंगे, तो आपको वो इकोनॉमी उस लेवल पे जाएगी नहीं। ये बड़ा आसान है कह देना कि जी हमने कर्जे लेके नए पुराने कर्जे वापस कर दिए और बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक कर दिया, ठीक हो गया होगा वो तो फॉर अ टाइम बीइंग। बट इन दी कॉन्टेक्स्ट जो ये जो कवर्ड में 10 दिन बंद किया था इकोनॉमी को, तो वो तो कहीं 6-7 बिलियन रुपीस का इकोनॉमी नीचे आई है। तो जब तक आप, और दूसरा जो इशू है वो प्राइस कंट्रोल है, जो आप मानती हैं कि लोगों को कैसे रिलीफ मिलेगा। तो जब तक आप टैक्सेस नहीं, जब तक आप बिजली के बिल नहीं, जब तक आप गैस और पेट्रोल को नीचे नहीं लाएंगे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो ऊपर ही रहेगा। तो कह देने से बात नहीं बनेगी। मगर इसमें एक तीसरी बात भी है, वो गवर्नमेंट खुद है कि गवर्नमेंट अगर ये टैक्सेस नीचे ले आए, मराते दे दे इन्वेस्टर्स को भी और आम आवाम को भी, तो फिर उसका अपना घर नहीं चलता जी। मैं पिछला बजट अभी देख रहा था आपकी खातिर, तो मैंने देखा कि सारे सिविल गवर्नमेंट को चलाने के लिए 7% उन्होंने रखा था जी। तो 7% से सिविल गवर्नमेंट तो नहीं चलती। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जितने खूबसूरती से बजट पे बात की है, मैं आपसे आपकी राय के मुताबिक पूछना चाहूंगी कि आपने बता दिया कि गवर्नमेंट इस तरह के स्टेप लेती है तो भी गवर्नमेंट के लिए नुकसानदेह है, अगर वो आवाम को रिलीफ नहीं देती तो भी गवर्नमेंट की फेवर में ये बात नहीं जाती। आपके अपने पर्सनल तरीके के मुताबिक आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इस बजट को किस तरह से पेश करना चाहिए कि एक तरफ आवाम भी खुश हो जाए और जो इस वक्त गवर्नमेंट को जो हसारे का सामना करना पड़ रहा है वो उससे भी अच्छे तरीके से बाहर आ जाएं, और ये बातें कितनी दुरुस्त हैं कि इस दफा जो हमारा डिफेंस बजट है उसको पूरा करने के लिए भी हम कर्जा लेंगे? देखें, मैं पिछले बजट में देख रहा था कि डिफेंस 17.6% था, तो ये मेरी समझ में नहीं आया कि डिफेंस को कर्जा लेना है, तो फिर तो खासा प्रॉब्लम में आप चले गए हैं। अगर आप घर के पैसों से डिफेंस आनी चाहिए ना जी। बट डेवलपमेंट के लिए कर्जा ले लेना तो बड़ा अच्छा है, बट जो आपके करंट एक्सपेंडिचर है उसके लिए कर्जा लेना अच्छा नहीं है जी। मेरा ये ख्याल है कि ख्वाहिश तो जाहिर कर ली इस बजट को पिछले बजट से 10 to 15% बढ़ाएंगे जी, मगर क्या वो अदा पूरे कर सकेंगे, वो इश्यूज है। असल इशू तो वही रहेगा कि टैक्स को आपने टैक्स नेट को बढ़ा के कर सकते हैं आप, तो वो चलेगा, वरना इन्हीं टैक्स पेयर्स पे और टैक्स लगाने से इकोनॉमी भी नहीं चलती, पॉलिटिकली लोग भी खुश नहीं होंगे और आपके पास भी वो रेवेन्यू नहीं आएगा, क्योंकि आप इकोनॉमी के पास सकत नहीं है। आपको दोनों साइड पे 2-3-4 साल के लिए मरातें देनी पड़ेंगी टैक्स की, ताकि और मेरा ये ख्याल है, अभी मजे की बात यह है कि मैं पिछला बजट देख रहा था कि 41% तो आपने सिर्फ पुराने कर्जों के वो वापस किए हैं, तो उसको कम करना पड़ेगा ना। जब तक आप वो 41% या 40% में से लेके इंटरनल पे नहीं खर्च करते, डेवलपमेंट पे, डिफेंस पे, तनख्वाहों पे, जो शायद ये बढ़ाने की कोशिश करे, तो नहीं चलेगा ये सारा कुछ। आपको बड़ी सीरियसली पुराने कर्जे, और वो ज्यादातर इंटरनल कर्जे हैं, एक्सटर्नल कर्जे अब कम है, और इस बजट में भी 1 ट्रिलियन इन्होंने लिया है, बैंक बोरिंग की है, तो आप ये नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आपके पास इसी पॉइंट पे वापस आती हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास इसी पॉइंट पे वापस आती हूँ। स्टूडियो में मेरे साथ सिजाद अनवर साहब तशरीफ रखते हैं, उनसे सवाल पूछता हूँ कि सिजाद साहब, डॉक्टर साहब ने तो बता दिया कि जी हमारे पिछले बजट की क्या सिचुएशन थी और करंट बजट की क्या सिचुएशन है। इस वक्त अपोजिशन पे अगर मुत्तहिद हो रही है तो वो बजट पे टफ टाइम देने के लिए मुत्तहिद हो रही है। आप क्या समझते हैं, अपोजिशन के पास क्या एक प्लान है, क्या लाही अमल है कि जिसके ऊपर वो मुत्तहिद हो रहे हैं और वो किस तरह से इस बजट को नाकाम करेंगे? और जैसे डॉक्टर साहब ने हमें वार्निंग दे दी है कि ये सिचुएशंस अगर हुई तो फिर ये बजट इतना फ्रेंडली बजट नहीं होगा।
डेफिनेटली अपोजिशन यही देखेगी ना कि बजट में अवाम के लिए क्या है और अवाम के मुखालिफ क्या है, मतलब किस वजह से महंगाई बढ़ेगी, किस वजह से गुर्बत में इजाफा होगा, तो वो उन तमाम पॉइंट्स को रेज़ करेंगे और उनको वो कटौती की तहरीकें लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे अपनी जो अददी अक्सरियत है उसके ज़रिए के बजट को रोक सके। अपोजिशन यही कोशिश करती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बजट पास तो हो जाएगा, डेफिनेटली कंफर्टेबली गवर्नमेंट पास कर लेगी, लेकिन अवाम को क्या मिलेगा, ये बात दुरुस्त है डॉक्टर कैद साहब की कि जिस तरह की हमारी इकॉनमी है, जिस तरह की हमारी ग्रोथ है, जिस तरह हमारा टैक्स नेट है, उसमें गुंजाइश बहुत कम है कि हम कुछ लोगों के लिए कुछ कर सकें। सही। डॉक्टर साहब मुझे इतना बताइए कि खान साहब की टीम में इस वक्त आपके इस आदमी को कितना एफिशिएंट समझते हैं या कितना मोतबर समझते हैं कि वो इस हवाले से, बजट के हवाले से या इकॉनमी के लिहाज से कितनी अच्छी प्रैक्टिस रखता है, एंड सेकेंडली हमारी इकॉनमी कैसे बेहतर हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए जी, बात ये है कि विजन जो शौकत तरीन साहब है वो मुख्तलिफ उनका विजन है। जो पिछले 2 या 3 आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स आए थे जो IMF की तरफ से जी, बट एट द सेम टाइम उनके हाथ बंधे हुए हैं जी। इन दी कॉन्टेक्स्ट, जब तक आप वो जो आपकी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो खसारे में जा रही हैं, उनको आप उनसे जान नहीं छुड़ाते या उनको आप प्रोडक्टिव नहीं करते, आपके खसारे रहेंगे। इसलिए उसको पूरा, और फिर बिजली जो सबसे बड़ा इशू आया हुआ है उसके लिए, अब आपने मुझसे ये पूछा है कि इसको बेहतर कैसे किया जाता है या किया जा सकता है, तो वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको रेवेन्यू ओरिएंटेड नहीं, इकोनॉमिक ओरिएंटेड बजट बनाना पड़ेगा जी। और इकोनॉमिक ओरिएंटेड बजट का मतलब यही है कि नीचे के जो लोग हैं जो 500 रुपए रोज से कम कमाते हैं, उनको आपको छूटें देनी पड़ेंगी। आपको 4 लाख से ये कहीं 5 लाख रुपए पे लेके जाना पड़ेगा जी। आपको बिजली और उसमें भी कमी करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब, ये कैसे मुमकिन होगा कि 25,000 कमाने वाले बंदे को या इतने कम पैसे कमाने वाले बंदे की हम सैलरी बढ़ा देंगे? क्योंकि खान साहब ने वादा तो किया था नौकरियों का, वो नौकरियां भी नहीं मिली अभी तक। देखिए, वो उनका एक गलत ख्याल है कि उनकी इकोनॉमिक टीम का कि प्राइवेट सेक्टर नौकरियां देता है, प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ देता है, प्राइवेट सेक्टर स्किल्स देता है, प्राइवेट सेक्टर नौकरियां नहीं देता, वो कॉस्ट इनइफेक्टिव हो जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर है जो पिछली गवर्नमेंट करती रही है कि आप जो हैं मेगा प्रोजेक्ट्स बनाएं, आप डैम्स बनाएं, आप सड़कें बनाएं, तो फिर वो नौकरियां मिलती हैं। पीपल्स पार्टी ने तो PIA और स्टील मिल को भर दिया था। तो आपको कहीं ना कहीं इसको सोचना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। यहाँ तो डॉक्टर साहब हम अपने जितने भी सरकारी इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब का फोकस इस बात पर है जी। ये IMF का यही प्रेशर है कि उनको प्राइवेटाइज किया जाए, बट एट द सेम टाइम आप सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर और कंस्ट्रक्शन से तो मुल्क नहीं चलाएंगे ना। आपको लाइट इंजीनियरिंग सेक्टर को मरादें देनी पड़ेंगी, एक्सपोर्टेबल बनाना पड़ेगा, आपको हैवी इंजीनियरिंग सेक्टर को एक्सपोर्टेबल बनाना पड़ेगा, आपको अपना फार्मास्यूटिकल और आपको सर्विस सेक्टर जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IT सेक्टर है, इसको बड़ी सीरियसली ऐसी मरादें देनी पड़ेंगी कि वो एक्सपोर्टेबल हो जाएं। फिर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सस्टेनेबल हो जाता है, आपकी इकोनॉमी सस्टेनेबल हो जाती है और इसके साथ नई स्किल्स डेवलप होती हैं और फिर आप एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन कर सकते हैं। इस स्कूल जो हम दे रहे हैं, स्कूल एजुकेशन, इससे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते। सही। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास इसी पॉइंट वापस आऊंगी। सुजात अनवर साहब, इस वक्त पॉइंट स्कोरिंग के लिए 12 दफा इस बात को कोट किया जाता है। पिछले टेन्योर के लोग कहते हैं कि जी हमारे टेन्योर में जो डॉलर था उसका रेट इतना था। अब जो करंट गवर्नमेंट है, करंट मौजूद लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हमने डॉलर के रेट को कम करने की कोशिश की है। इस तरह के स्टंट खेलने से या इस तरह की बातें करने से आप क्या समझते हैं, आवाम जो है वो मुतासिर हो जाएगी? आवाम को तो मकसद सिर्फ इस बात से है कि रोटी जो है वो सस्ती मिलनी चाहिए, ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो इनके अप्रोच में होनी चाहिए। हाँ, नहीं, डॉलर बेसिक आइडिया नहीं होता किसी भी गवर्नमेंट का। किसी गवर्नमेंट के साथ जब जायज़ा लेते हैं तो वो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो असल बात होती है कि उस वक्त महंगाई जो थी वो कितने % थी और उस वक्त बेरोज़गारी की सतह क्या थी, इंपोर्ट क्या हो रही थी, एक्सपोर्ट क्या हो रही थी, उस वक्त का खसारा क्या था। ये वो इंडिकेटर्स हैं जो कि मुआवजा करते हैं एक गवर्नमेंट का दूसरी गवर्नमेंट के साथ। जी।
डॉक्टर साहब, आप मुझे राष्ट्र में इतना बता दें बजट से रिलेटेड कि पाकिस्तानी करेंसी जो है इसकी इंप्रूवमेंट के लिए क्या काम किया जा सकता है, ये कैसे इंप्रूव हो सकती है। और आपने खुद एक बात कही कि जो इन्वेस्टर है वो तब इन्वेस्टमेंट की तरफ आता है जब उसे फ्रेंडली माहौल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। हम अपने इन्वेस्टर्स के लिए क्या सोच कर बैठे हुए हैं? इमरान खान साहब ओवरसीज पाकिस्तानी पे फोकस तो बहुत करते रहे हैं, क्या इस वक्त उनकी जो करंट टीम है या उनका जो करंट बजट आने जा रहा है, क्या वो इन तमाम चीजों को सोच समझ के बजट पेश कर रहे हैं? सर देखिए, उनकी जो टीम है वो इस बजट से 1 महीना 1.5 महीना पहले वो आई है। शौकत तरीन की टीम, तो इतना वक्त नहीं होगा कि वो रिवैम्प कर दें वो उस बजट को। उसको उन्होंने रियलाइन तो करने की कोशिश की होगी, रिवैम्प नहीं कर सकेंगे। वो पूरा वही बजट होगा जो पिछले फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया है, अजीज शेख साहब ने। उसको रियलाइन नहीं, उनके पास वो उतना वक्त ही नहीं था। बट एट द सेम टाइम आप जो बात कर रही हैं, दो ही तरीकों से आपकी रुपए की कदर बढ़ सकती है डॉलर के खिलाफ। एक ये है कि आप एक्सपोर्ट बढ़ा दें और वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट करें और इंटरनेशनल प्राइसेस पे एक्सपोर्ट करें, क्वालिटी एक्सपोर्ट करें, जो आप सॉय टेक्सटाइल के जो 1 या 2% है वर्ल्ड ट्रेड की, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे। दूसरा जो बड़ा था वो है आपके पाकिस्तानी जो बाहर काम करते हैं, जिसको हम रेमिटेंसेस कहते हैं। वो जो है कोविड-19 की वजह से गल्फ से तो लोग वापस आ गए। अब आपका 1 बिलियन के करीब डॉलर जो है आपको भेजे हैं आपके किसी ये डिजिटल अकाउंट में पाकिस्तानियों ने। अब वहां जो मजेदार बात है वो ये है जी कि जब 167 पे 168 पे गया था डॉलर, तो उस वक्त तो आसान था पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर लेते क्योंकि उनको सस्ता पड़ता था। अब जब 152 पे आ गया तो उनको उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा उस वक्त हो रहा था। और उस वक्त इतने पैसे नहीं आए थे, आजकल आ रहे हैं क्योंकि उनको वहां कोविड की वजह से मुश्किलातें आ रही हैं। सो इन अ वे आप जब तक अपने मुल्क की स्किल एनहांसमेंट और मुल्क की एक्सपोर्ट अचीवमेंट नहीं करते, और वो भी आप एसएमईज को बताएं कि चाइना क्या क्या आपसे खरीदता है, मलेशिया क्या क्या खरीदता है, अमेरिका क्या क्या खरीदता है, तो ये छोटे छोटे कारोबारी लोग बेचना शुरू कर देंगे, स्ट्रीमलाइन करेंगे आप। मगर जब आप पॉलिसी नहीं है आपकी ऐसी, स्वाय लार्ज स्केल इंडस्ट्री को आप मराद दे रहे हैं और वो भी एक ही को जी, तो और यहाँ जॉब क्रिएशन के लिए सिर्फ इसको दे रहे हैं, आपकी ब्लैक मनी पार्क हो रही है, तो ठीक है आपकी ग्रोथ तो हो जाएगी। मगर जो सवाल है ना जी, डॉलर के साथ स्टेबलाइज करना, बिल्कुल, और अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना, ऊपर लेकर आना है, ये दोनों चीजें कैसे मुमकिन होंगी? देखें, उसके लिए शॉर्ट टर्म पॉलिसीज नहीं चलेंगी। पहले तो है कि गवर्नमेंट की जो इनएफिशिएंसीज बिजली में है और इन टैक्सों में है, उनको खत्म करिए आप। ठीक, आप और दूसरा ये है, मैंने पहले भी आपसे बात की कि फैसला कर लें कि जी आप इकोनॉमी को 3-4 साल के लिए ये जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस से छूट देंगे और डायरेक्ट टैक्सेस से पैसे लेंगे, तो आप स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मुख्तसरन आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कब तक कर्जे लेकर अपने बजट जो है उनको ठीक करते रहेंगे? हमें कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है उसको मुतारिफ कराना पड़ेगा कि इन फ्यूचर हमें किसी कर्जे की तरफ भी जाना ना पड़े और आवाम दोस्त बजट जो है वो पेश होना चाहिए। में चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना आपके, उनको रैशनलाइज करके उनको प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा। आपकी लैंड प्रोडक्टिव नहीं है, आपकी लेबर प्रोडक्टिव नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल कैपिटल भी नहीं है और टेक्नोलॉजिकल कैपिटल भी नहीं है, और आपके एंटरप्रेन्योर्स भी इस सारे को इंटरनेशनल लेवल पे नहीं ले जा सकते। और इसके अंदर 5वें एफिशिएंसी गवर्नमेंट के अपने गवर्नेंस इश्यूज हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो आगे जाएंगे ना। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता है। अभी आइंदा आने वाले दिन जो है वो तय करेंगे कि आइंदा आने वाले दिन जो है वो हमारे लिए कैसे रहेंगे, बजट कैसा आ रहा है, और इमरान खान साहब की जो टीम है क्या वो इन तमाम चीजों पे सोच कर और एक नई हिकमत अमली तैयार करके बजट पेश करेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़न फाइजा बुखारी को, मेरे मौजूद पैनल को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।